नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। जो हमारा तीसरा और लास्ट गायनिकोलॉजिकल कैंसर है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको हम यूट्रेन कैंसर, यूट्रस का कैंसर भी बोलते हैं, मतलब जो बच्चेदानी में कैंसर होता है। जो इससे पहले हमने बोला वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये है एक प्रॉपर बच्चेदानी के कैंसर में जो कैंसर डेवलप होता है उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो एक बच्चेदानी यूट्रस क्या है? ये एक पेयर शेप्ड हॉलो, एक पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेन जो पार्ट है, जिसका रोल मेंस्ट्रुएशन में है, जिसमें एक बच्चा डेवलप होता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो इसका एक नॉर्मल रोल। तो इसके एक बेसिकली एक मसल से बना होता है, बट इसका जो अंदर वाला लाइनिंग होता है, जो स्मूथ लाइनिंग होता है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, क्योंकि वो जो कैंसर होता है वो अंदर वाली लाइनिंग से ही डेवलप होके आगे जाके फैलता है। तो दैट्स वाई इसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो यूजुअली काफ़ी सारे मतलब अगर हम देखें इन कंट्रास्ट अदर कैंसर, ये अर्ली स्टेज में भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि जो इसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है जो ब्लीडिंग होता है यूट्रस से। जो वजाइना से ब्लीडिंग आता है, कभी कभी इन बिटवीन पीरियड्स आता है, या कभी भी ब्लीडिंग आ गया अनअनाउंस, सो वो एक पहला साइन होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का। सो उससे वो डॉक्टर का एडवाइस पूछती है, सो वो डिटेक्ट हो सकता है उससे। सो ये यूजुअली अर्ली डिटेक्ट होता है और एंडोमेट्रियम में डेवलप होकर आगे जाके फिर फैल सकता है। सो एक तो ब्लीडिंग हो गया, इन बिटवीन पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकता है, या महिला ये का ब्लीडिंग खत्म हो गया ओल्ड एज में, उसके बाद सडनली ब्लीडिंग हो गया, वो हो सकता है। और पेल्विक पेन, जो नीचे वाला हमारा पेल्विस है उसमें पेन हो सकती है, अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दूर फैलता है, तो पेल्विक पेन हो सकती है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? सो नॉर्मली हम देखेंगे जो हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है फीमेल्स में, उसमें जो मेन पार्ट होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो मेन फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जो एक बैलेंस में होते हैं बॉडी में। तो जब इनका बैलेंस थोड़ा शिफ्ट होता है, मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, तो उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। ऐसे स्टेट्स जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोई हार्मोन थेरेपी लेता है किसी और कंडीशन के लिए, बट अगर उसमें बैलेंस हार्मोन नहीं है, मतलब एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा और प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर, ये एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको हमें हार्मोन ट्रीटमेंट देना है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उस हार्मोन से कभी कभी विद टाइम एंडोमेट्रियल कैंसर बन सकता है। सो ये मेन रिस्क फैक्टर्स है। अब कोई महिला है जिनके बचपन में जल्दी पीरियड हो गया स्टार्ट, या आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट मेनोपॉज हो गया, तो उनका जो एस्ट्रोजन एक्सपोजर है, टाइम है लाइफ टाइम में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। तो उसमें भी वो एंडोमेट्रियल, ऐसे पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। और फिर कुछ इनहेरिटेड सिंड्रोम्स है, जैसे जीन्स रिलेटेड सिंड्रोम्स है जो जनरेशन्स में पास होते हैं। जो उसमें मेन जो सिंड्रोम है वो है लिंच सिंड्रोम। उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर्स या कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स जो है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है इनहेरिटेड सिंड्रोम। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। तो अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सो इसमें अगर फीमेल पर्सन करती है एज अ ब्लीडिंग और जो भी सिम्टम्स करते हैं, तो उसमें फिर जांच करते हैं। तो उसमें अल्ट्रासाउंड आता है, उसमें सीटी स्कैन आता है, उसमें एमआरआई आ सकता है, जिससे हमें लगेगा कि जो इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम की है वो ठीक है, थिक तो नहीं हुई है, या कोई मास तो नहीं डेवलप होता है। तो फिर उसके बाद हम एक नीचे से कैमरा डाल के, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं यूजुअली, उससे वो सर्विक्स डायलेट करते हैं, यूट्रस के अंदर वो कैमरा जाता है, उससे वो इनर लाइनिंग डायरेक्टली कैमरा से दिखती है, उससे ज़्यादा अच्छी तरह वो दिख सकती है, और उसके डायरेक्टेड थ्रू हम बायोप्सी ले सकते हैं उस एंडोमेट्रियल, बिकॉज अंदर की तरफ डेवलप होता है, तो उसके अंदर हम बायोप्सी ले सकते हैं टिश्यू में, जिससे ये कंफर्म होगा कि एंडोमेट्रियल कैंसर है कि नहीं है। तो ये हो गया डायग्नोसिस, स्टेजिंग हो गया, फिर हम सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, इनसे हम स्टेज करते हैं कि कौन सी स्टेज में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो फिर ट्रीटमेंट, यूजुअली जो ट्रीटमेंट होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का, वो जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी है।
सर्जरी एंडोमेट्रियल कैंसर है, यूट्रस के अंदर ही है, कहीं और फैला नहीं है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पूरा यूट्रस, पूरा सर्विक्स और पूरा जो उसके साथ अटैच होता है फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज जो अंडाशय उसके साथ होता है, इसको सब कुछ निकालते हैं। तो ये होता है टोटल सर्जरी इसका, जिससे इसको ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन फिर उसका रिपोर्ट क्या आया, अंदर कितना मसल में घुसा था या कहीं और तो नहीं गया था, उसमें हम एडजुवेंट थेरेपी दे सकते हैं। उसमें कीमोथेरेपी आ सकता है, उसमें रेडिएशन आ सकता है, ताकि जो इसका रिस्क है वापस आने का वो कम से कम हो जाए। और अगर ये फैल गया है एक बार या वापस आके फैल के वापस आ गया, तो उसमें हम कीमोथेरेपी या टारगेटेड ड्रग और अभी अब इम्यूनोथेरेपी का रोल है, जिससे हम ये इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में और सारे गायनेकोलॉजिकल बारे में की जानकारी थी। नमस्कार।